अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है और आज का थंबनेल देखा है, इनको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 16 सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 16 सितंबर 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नागोर्नो काराबख रीजन को। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो चुका है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये आखिरकार किस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअल में भी न्यूज़ में है, तो यहाँ पे बहुत आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बताओ यहाँ पर ये जो दोनों रिपोर्ट है ना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी लिंकिंग ऑफ रिवर्स, या फिर ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इसका सही आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है ना, उस प्रकार की जो लाइट्स हैं वो काफ़ी सारी जगह से देखने को मिली थी। इंडिया में UP से और भी बहुत सारे एरिया, मतलब जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो ये बोलते हैं राजस्थान के भी कुछ एरिया से, मतलब बहुत सारे एरिया से उस प्रकार की लाइट जो है ना आसमान में देखने को मिली थी। और ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हुई हैं, वहीं से वीडियो उठाकर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। तो अब हुआ क्या, पहले तो लोगों में कन्फ्यूजन था ये आखिर है क्या। लोगों ने ट्विटर पर टैग कर नासा को टैग कर इसरो को टैग कर पूछा ये एग्जैक्टली क्या है। लेकिन यहाँ पे फाइनली कुछ आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल्स के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। काफ़ी सारे लोग मेरे से भी पूछ रहे थे सर ये आखिरकार है क्या। हालांकि हम लोग थोड़ा सा वीडियो को लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये 2 दिन पहले ही घटना हो चुकी है। ये मिस्टीरियस लाइट बहुत सारी जगह से देखने को मिली है। लोगों ने बोला ये ट्रेन है, आसमान में ये ट्रेन दिखाई पड़ रही है, ऐसे भी बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में ये क्या है, तो एक्चुअली में ये SpaceX का जो स्टारलिंक सैटेलाइट है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि जो एलॉन मस्क हैं और एलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX, तो SpaceX ने यहाँ पर कुछ सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया था। इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में ही ये वाला ट्वीट भी अटैच था। ये जो ट्वीट है ये SpaceX का है। लगभग 11 सितंबर को ये ट्वीट किया गया था और इन्होंने मेंशन किया कि लगभग 34 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को इन्होंने लॉन्च किया है। और वो जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं वो क्या काम करेंगी, वो बेसिकली इंटरनेट को प्रोवाइड करवाने वाली सैटेलाइट्स हैं। यानी कि वो कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं जिसके लिए टावर का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी क्या होता है, अभी यहाँ पर अगर आप लोगों को इंटरनेट यूज़ करना है तो उसके लिए आपके घर के आसपास या एरिया के आसपास एक टावर चाहिए होता है। और वो टावर अगर बहुत ज़्यादा दूर है आपसे तो उसकी स्पीड, यानी कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी कम आने लगती है, ये सभी लोगों को पता है। लेकिन ये जो सैटेलाइट्स हैं ये बेसिकली यहाँ पर ऊपर ट्रैवल कर मूव कर यहाँ पर इंटरनेट को प्रोवाइड करवा सकती हैं। अब ये क्या डायरेक्टली इंटरनेट को प्रोवाइड करवाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आप आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए आपको एक एडेप्टर वगैरह चाहिए होता है, उसकी मदद से जो ये इंटरनेट है उसकी कनेक्टिविटी ले पाएंगे। लेकिन इंडिया के अंदर इस एडेप्टर को अभी अलाउ नहीं किया गया है, इंडिया के अंदर इसको परमिशन नहीं दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर इस इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे देश हैं जो कि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे फिलीपींस हो गया। फिलीपींस एक ऐसा कंट्री बना है जो कि यहाँ पर स्टारलिंक की सैटेलाइट से इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है।
क्लियर हो गई बात। जो ये लोग बोल रहे थे ट्रेन है दिख रही है ना, जो तारे लाइन से चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, इस प्रकार की काफ़ी सारी बातें देखने को मिली हैं। आपके साथ भी हुई होंगी, काफ़ी कुछ बोला गया होगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे एक छोटी सी बात और आती है कि सर एक सवाल का जवाब ये दो कि जब ये सैटेलाइट ऊपर चल रही हैं तो ये चमक क्यों रही हैं, इसके अंदर कोई लाइट वगैरह लगी हुई है क्या? नहीं, देखो यहाँ पर आर्टिकल में ये मेंशन भी है कि रात में ये चमकती क्यों है। ये जो सैटेलाइट है ना, ये धरती से बहुत ऊपर है, और इनफैक्ट ये वाली जो सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी स्टारलिंक वाली भी, ये भी यहाँ पर 500, 550, 700 किलोमीटर दूरी पर आपको ये देखने को मिल जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये चमकती क्यों हैं? चमकती इसलिए हैं क्योंकि उन सैटेलाइट्स के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अब आपको कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं रात में, हाँ देखो सूरज तो ना हमेशा चमकता रहता है ना, क्योंकि एक साइड इधर है तो फिर एक साइड पृथ्वी के दूसरे छोर पर है, चमकता तो हमेशा रहता है। तो उसी की जो रोशनी है वो पड़ती है इन सैटेलाइट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये चमकते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर इस दैनिक भास्कर के आर्टिकल के अंदर भी देख पाओगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ था वाकई में इस चीज़ को लेकर, ये आखिरकार है क्या। तो किस किस के एरिया से ये लाइट दिखी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वहाँ पे क्या क्या बातें बोली गई इस चीज़ को देखकर ये भी बताना। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे, साथ ही साथ में जो हमारा एक टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस का, वहाँ से आप लोग इसको लिंक कर पाओगे। तो आर्टिकल का टॉपिक क्या है? डिले इन गवर्नमेंट फ्लैगशिप PMAYG स्कीम टू इनवाइट पेनल्टी। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में चर्चा की जा रही है। उस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे जी का मतलब है ग्रामीण, मतलब गांव वाले क्षेत्र के लिए जो इस पर्टिकुलर योजना को लॉन्च किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। अब गांव वाले क्षेत्र से मतलब क्या है? गांव वाले क्षेत्र से मतलब यह है कि इसी प्रकार की एक और योजना लेकर आई गई है जो कि अर्बन वाले एरिया के लिए है, जिसके आगे हम लोग यू लगा देते हैं, PMAYU, यानी कि वो शहर वाले एरिया के लिए है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़रूर से ध्यान रखना है, आगे मैं आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जी वाले के, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना को लॉन्च तो किया गया था अप्रैल 2016 में, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। इसका टारगेट यहाँ पे क्या था? जैसा नाम से पता चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को घर देने के, लोगों के सर के ऊपर छत प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना को लेकर आया गया था। इस योजना के अंदर एक टारगेट था, टारगेट ये था कि साल 2022 तक हम लोग गाँव के एरिया के अंदर लोगों को एक तरीके से घर प्रोवाइड करवाएंगे, लोगों का रहने का यहाँ पर जो जुगाड़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये बेसिकली यहाँ पर एक टारगेट था। लेकिन होता क्या है कि साल 2020 में ही या फिर साल 2019 के लास्ट में आप कह सकते हो, कोविड-19 पैंडेमिक आ जाता है। उस कोरोना की वजह से साल 2021-22 ऐसे ही निकल गया, ये टाइम ऐसे ही हमारा बर्बाद हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, 2 साल तो ऐसे निकल गए। तो रिसेंटली क्या किया गया था कि इस योजना को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, क्योंकि टारगेट यही था कि 2022 तक हम लोग घर प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया कोरोना की वजह से। तो रिसेंटली क्या होता है, इसका योजना का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। कितना एक्सटेंड करा जाता है? अब बोला गया कि भैया हम लोग 2024 तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 2024 तक लोगों को घर प्रोवाइड करवाएंगे इस योजना के तहत। तो मतलब अभी से हम लोग लग जाएं तो 19 महीने बचे हुए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लागू पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, लोगों को घर प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन हो यहाँ पर ये रहा है कि अभी भी इस स्कीम के अंदर डिले पे डिले होता जा रहा है, यानी अभी भी देरी पे देरी देखने को मिल रही है। और कहाँ से देरी देखने को मिल रही है? राज्य सरकारों की साइड से। तो इसी चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने बोला है कि अगर राज्य सरकार इस पर्टिकुलर योजना को इम्प्लीमेंट करने में देरी करेंगे तो उनके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना, तो सेंटर टू फाइन स्टेट्स दैट डू नॉट मीट टारगेट। अगर टारगेट टाइम पर अचीव नहीं होता है तो उसके लिए इन राज्य सरकारों के ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया, ताकि हम इस योजना को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर सकें। सिंपल बात हो गई। अभी यहाँ पर आर्टिकल में बताया जाता है कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत ही पीछे हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ, ओडिशा हुआ, देन उसके बाद में बीजेपी रूल असम हुआ, है ना, जहाँ पे आज के टाइम पर बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ ऐसे 4 स्टेट्स हैं जो कि अभी टारगेट से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक बात हो गई। जब इस योजना को लॉन्च कर रहे थे तो टारगेट ये था कि लगभग 2.95 करोड़ के आसपास जो हाउसेस हैं ना, जो घर हैं,
वो क्रिएट करे जाएंगे, उनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ऊपर पिक्चर में देख रहे हो। और ये जो हाउसेस हैं इनको बनाने के बाद में ये घर लोगों को दिया जाएगा जिनको इस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है। क्लियर हो गई बात। अब मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल से लेकर चलता हूँ इस योजना के बारे में। ये तो आपने करंट इशू पढ़ा कि करंट इशू में क्या चल रहा है, टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बट अब क्वेश्चन बनने के चांसेस कहाँ से हैं, इसके बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहली बात आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। योजना को लेकर आपको पता होगा कि मतलब जो योजना है, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इसको लेकर हर साल हम लोग को एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग ये बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाला है, इसको लॉन्च कब किया गया था और किसके थ्रू लॉन्च किया गया था। देखो, इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और यहाँ पे टारगेट ये था कि साल 2022 तक हम लोग हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट लेकर चल रहे थे। लोगों को घर प्रोवाइड करवाया जाएगा, खासकर कौन से वाले एरिया में, गांव वाले एरिया में। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आया गया था साल 2016 में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो ये भी हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य यही है कि लोगों को जो पक्का हाउस है वो प्रोवाइड करवाना, पक्का घर प्रोवाइड करवाना। जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं, गांव में रहने वाली यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ में पक्का घर प्रोवाइड करवाने का काम है। काफ़ी सारे लोग जिनके पास में घर है नहीं, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे जो कि कच्चे घर में रह रहे हैं, उनको बेसिकली इस पर्टिकुलर योजना से फ़ायदा मिलेगा। ये बोला गया था मार्च 2022 तक काम करेंगे, लेकिन रिसेंटली इसको एक्सटेंड करके 2024 तक का टाइम पीरियड कर दिया गया। रीज़न वो है कि जो कोविड-19 था उसकी वजह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी यहाँ पर रूरल पीपल हैं, यानी गांव के कुछ ऐसे लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में आते हैं, यानी कि गरीबी की जो रेखा है ना उससे भी नीचे आते हैं, तो उनके मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए भी यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। जो उनके कच्चे कच्चे घर हैं उनको भी यहाँ पर आप कह सकते हो अपग्रेड करने के लिए ये पर्टिकुलर योजना को चलाया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब इस योजना के तहत कौन कौन से बेनिफिशरीज़ हैं, यानी किन किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग, जो भी लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या फ्री बॉन्डेड लेबरर्स हैं यानी मजदूर हैं, प्लस नॉन SC/ST कैटेगरीज़ के भी हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ विधवाएं हैं, या पर्सनल कुछ हमारे जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं जिनकी किसी एक्शन में मृत्यु हो गई है तो उनकी वाइफ हो गई, वो विडो हैं, या फिर उनकी फैमिली हो गई, उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ में एक्स सर्विसमैन हो गए, रिटायर्ड मेंबर्स हो गए पैरामिलिट्री फोर्स के, डिसेबल पर्सन्स हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, तो ये सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी पीपल इन सभी एक तरीके से एरिया से बिलोंग करता है तो उन लोगों को इस पर्टिकुलर योजना के तहत ये बेनिफिट मिलने वाला है। वो सब इस पर्टिकुलर योजना के अंदर एज अ बेनिफिशरीज कवर करे गए हैं। क्लियर हो गई बात। अब बेनिफिशरीज़ का कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पर 3 वैलिडेशन बेसिकली स्टेज बना रखा है। मतलब 3 प्रकार के स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। पहली बात, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 2011 की जो जनगणना है वो यहाँ पे रखी जाएगी, प्लस ग्राम सभा हो गया, और साथ ही साथ में जियो टैगिंग। इन 3 स्टेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन 3 स्टेज का इस्तेमाल कर कर ही बेनिफिशरीज़ को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद में उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है कॉस्ट शेयरिंग की, पैसा कौन खर्च रहा है इस पर। तो देखो, ये जो कॉस्ट है ना, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर रहे हैं। अगर मान लो कोई प्लेन एरिया है, जैसे दिल्ली वाला एरिया कोई प्लेन एरिया हो गया, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और कोई हिली एरिया हो गया यानी कि पहाड़ी इलाका हो गया, तो दोनों ही एरिया पर अलग अलग तरीके से पैसा खर्चा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन एरिया में जो हमारी केंद्र सरकार है वो 60% पैसा खर्चेगी, और जो हमारी राज्य सरकार है वो 40% यहाँ पे पैसा खर्चेगी। ठीक बात हो गई। और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादातर पैसा खर्चने वाली है 90%, और जो वहाँ की एक तरीके से जो एक पहाड़ी इलाके की जो भी यहाँ पे सरकार है वो बेसिकली यहाँ पर 10% खर्चेगी। तो मतलब ये रेशियो हिली एरियाज़ में 90:10 का रहेगा, और प्लेन एरियाज़ के अंदर 60:40 का रहेगा। क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं। उसके बाद फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसमें भी यहाँ पर यही है कि भाई देखो, पक्का हाउस प्रोवाइड करवाया जाएगा, हाउस का साइज़ काफ़ी बड़ा रहेगा, प्लस उसके बाद में हाउस के साथ साथ जो टॉयलेट्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन मिलेगा, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी।
जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, एलपीजी गैस का कनेक्शन होगा, जो भी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसके तहत जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। ये यहाँ पर फ़ायदा होगा। क्लियर हो गया बात। ये हमने जो स्कीम पढ़ी है ना, ये योजना पढ़ी है, वो है अर्बन सेक्टर, सॉरी वो है रूरल सेक्टर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अर्बन सेक्टर के लिए, यानी शहर वाले इलाकों के लिए। ठीक है ना। हाँ, बेसिकली रूरल ग्रामीण एक ही हुआ। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, वो बेसिकली अर्बन एरियाज़ के अंदर किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो अर्बन एरियाज़ के लिए भी जो ये स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। 25 जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका भी टारगेट 2022 तक का था कि 2022 तक हम लोग शहर के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जिनको नीड है, होमलेस हैं या फिर जिनके पास में कच्चा घर है, उनको ये घर प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर जो लोग स्लम ड्वेलर्स हैं उनको यहाँ पर मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो मिशन है, ये मिशन बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है। यहाँ पर भी देखो बोला ये जाता है घर के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट्स की, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये मिशन, ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो आपको अर्बन वाला देखने को मिलता है ना योजना, इसका एक मिशन भी है। मिशन है कि वेमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। अब वेमेन एम्पावरमेंट को ये कैसे प्रमोट कर रहा है? देखो, जो भी घर दिए जा रहे हैं ना इस अर्बन वाली योजना के तहत, जो भी घर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो बेसिकली फीमेल के नाम में दिए जा रहे हैं, यानी जो महिला है उनके नाम में दिए जा रहे हैं, या फिर फीमेल आप कह सकते हो कोई हस्बैंड वाइफ है तो उन दोनों के जॉइंट नेम में दिया जा रहा है, लेकिन फीमेल का ज़रूर से नाम है ताकि फीमेल का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल रहे वहाँ पर। तो बेसिकली वेमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। तो वेमेन एम्पावरमेंट के अंदर आप एक सेंटेंस ये भी ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब किन किन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया है इस पर्टिकुलर योजना के तहत? तो यहाँ पे जो भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, SC ST OBC कैटेगरी के लोग हो गए, माइनॉरिटी हो गए, सिंगल वेमेन हो गई, ट्रांसजेंडर हो गए, प्लस दूसरे वीकर सेक्शंस हो गए, प्लस वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो गई, ये इन सभी लोगों को प्रेफर किया गया है। इन सभी लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा इस पर्टिकुलर योजना के तहत। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। इन सब में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको दबा दो। एक छोटा सा सपोर्ट आप लोग कर सकते हो। एक छोटा सा टारगेट हम लोग हमेशा रखते हैं, वो है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवाते हो। तो आज भी आप लोग को ये करवाना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। ना इसी आर्टिकल के ऊपर एक आर्टिकल वैसे देखने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ब्रेकफास्ट स्कीम को। अभी जो ब्रेकफास्ट स्कीम है इसके बारे में एक एडिटोरियल आया है, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उस एडिटोरियल को फिर यहाँ पर 3-4 जगह कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एडिटोरियल डायरेक्ट कवर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल बहुत रेलिवेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारे होम मिनिस्टर है ना अमित शाह जी, वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं और उनके स्टेटमेंट में ये बोला गया कि देखो हमारा मकसद ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलते हैं, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जितने भी आर्म्ड ग्रुप्स हैं उस चीज़ को लेकर एक सलूशन लेकर आया जाए, उनके साथ में बातचीत बैठाया जाए। कहने का मतलब यह है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर करेंट टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, उसके बाद में अलग अलग इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलती है, अलग अलग वहाँ पर मांग चलती रहती है कि हमें ये एरिया अलग से चाहिए, इसको एरिया को इंडिया से अलग कर दो। इस प्रकार की चीज़ें बहुत कुछ देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो यहाँ पे हमारा जो एम है वो यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग पूरी तरह से समाधान लेकर आएँ, पूरी तरह से शांति को मेंटेन करें। ये यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है, ठीक है ना। वो बात यहाँ पर इनके थ्रू बोली गई है। लेकिन अब आपको करना क्या है, इस आर्टिकल में बात तो इतनी बोली गई, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बहुत डिटेल से मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाला हूँ, आप बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। पहली बात तो हमारे होम मिनिस्टर मेंशन ये करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक समय पर जो वायलेंस है, हिंसा है, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी वायलेंस लगातार कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लगभग 2014 में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी से रिलेटेड इंसिडेंट्स थे वो 824 के आसपास देखने को मिले थे, जो कि अभी के टाइम पर कम होकर 158 हो चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि विद्रोह वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे 2014 से पहले, अभी काफ़ी कम हो चुके हैं। फिर साथ ही साथ में इन्होंने मेंशन किया कि वहाँ पे जो सिविलियंस की किलिंग्स हुआ करती थी, जो आम लोगों को मारा जाता था,
ये भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है 2014 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। 2014 में 212 के आसपास सिविलियन किलिंग्स हुई थी, अभी यहाँ पर 6 के आसपास हुई हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने मेंशन किया कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि हथियार लेकर खड़े हुए थे, अलग अलग जो ग्रुप्स थे जो कि उस एरिया को तोड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने सरेंडर भी किया है। बहुत सारे हथियार को सरेंडर किया गया, 7,000 से ज़्यादा वेपन्स को सरेंडर किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, वो है अफ्स्पा के बारे में। अब अफ्स्पा क्या है ये आपको पता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत क्या किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी, और वो पावर्स ये थी कि ये आर्म्ड फोर्सेस एक वार्निंग देकर किसी व्यक्ति को शूट भी कर सकती थी, उसको यहाँ पे गोली भी मार सकती थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ करता था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो बेसिकली काफ़ी सारी जगह से अफ्स्पा को भी हटाया गया है, इसको रिलैक्स किया गया है, ऐसा बताया गया। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर बताया गया। इससे देखो पता ही चलता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर एक्ट है, इसको हटाने का मतलब यहाँ पर यह है कि वहाँ पे जो टेररिज्म है, वो एरिया के अंदर जो आतंकवाद एक समय पर ज़्यादा देखने को मिल रहा था, वो काफ़ी कम हो रहा है। इस चक्कर में हम लोगों ने इसको रिलैक्स भी कर दिया है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन अभी भी वेरियस डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको रिजॉल्व करने के लिए और साथ ही साथ में यहाँ पर जिसका समाधान निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब चलते हैं कुछ डिटेलिंग्स की तरफ। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको मेंस में हेल्प करेगा, और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर ही वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। मैं पूरा स्ट्रक्चर लेकर चलने वाला हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इम्पॉर्टेंस भारत के लिए आखिरकार क्या देखने को मिलता है। अब पहली बात तो हम लोग मैप को देख लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो मैं इन सब राज्यों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यानी इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और आपको पता होगा ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये भारत से कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो इस कॉरिडोर की भी चर्चा करूँगा, इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया जो ये पतला सा कॉरिडोर है। क्लियर हो गई बात, आगे आते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इसको हम लोग लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अब पहली बात ये बताई जाती है, जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, ये आज के टाइम पर घर है लगभग 3.8% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन का। इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 3.8% पॉपुलेशन उसी पर्टिकुलर रीजन में रहती है। प्लस इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है, जितना भी लैंड एरिया भारत का देखने को मिलेगा, उसका 8% एरिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक पतली सी पट्टी जिससे कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्ट होता है। उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। वो बेसिकली भारत को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। अब बात यहाँ पर ये की जाती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत में और ज़्यादा इंटीग्रेट करना होगा। अभी इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में काफ़ी सारे गैप्स देखने को मिलते हैं, उन गैप्स को, उन दूरी को भरना होगा, ये यहाँ पर बताया जाता है। अब देखो क्या मेंशन किया गया। पहली बात तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस एरिया का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इतना महत्व क्या है। पहली चीज़ देखो, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, भारत पूरे के पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहा है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग सपोज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैप को ड्रॉ करें, तो आप देखोगे कि इसके इधर की जो दुनिया है ना, यानी कि जो पूरा का पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड है, उस ईस्टर्न वर्ल्ड से हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं। कैसे हो पाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस वाले रीजन की वजह से। तो इस रीजन का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि हम लोगों को इधर वाली दुनिया से कनेक्ट करवाता है। जैसे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग अलग देशों के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। नीचे बांग्लादेश हो गया, पीछे म्यांमार हो गया, तो इन कंट्रीज़ के साथ में भी यहाँ पर बॉर्डरिंग शेयरिंग देखने को मिलती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अपने आप में कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देखोगे ये एरिया कल्चरली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स, फेस्टिवल्स आप देखोगे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। पॉपुलर फेस्टिवल्स के नाम लें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया नागालैंड का, पांग लाब्सोल हो गया सिक्किम का। इस प्रकार के और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, जो कि बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होते हैं।
ठीक है ना। इस पूरे एरिया के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा ट्राइब्स रहती हैं, 200 से ज़्यादा ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग ट्राइब्स कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये बहुत ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, ये है डाउरी फ्री जोन रीजन, यानी इसको यहाँ पर बोला जाता है डाउरी फ्री जोन, मतलब यहाँ पे कोई भी दहेज की जो प्रथा वगैरह है वो सब फॉलो नहीं की जाती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे फोल्क डांस हो गया, बिहू हो गया। तो ये जो फोल्क डांस फॉर्म हो गई, बिहू की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले डांसेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट देखने को मिलता है, उसका इंपॉर्टेंस एक अलग लेवल पर है। अब बात आती है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की, यानी इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एरिया। इकोनॉमिकली मतलब यह है ये एरिया बहुत सारा इनकम जनरेट करके देता है और आगे भी देगा। कैसे? ये जो रीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उस नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है TOT। अब ये टॉट क्या है? टॉट का मतलब यहाँ पर है टी से, जो पहला टी है वो स्टैंड करता है टी यानी कि चाय पत्ती, दूसरा ओ है ये बेसिकली ऑयल है, तीसरा टी है बेसिकली यहाँ पर टिम्बर है। तो टी, ऑयल, टिम्बर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। और यहाँ से क्या करा जाएगा? इससे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इससे पैसे को अर्न किया जा सकता है। तो बेसिकली इकोनॉमिकली भी ये इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये एरिया। फिर आप देखोगे इस एरिया के अंदर लगभग जो पावर हाउस का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लगभग 50,000 के आसपास मेगावाट, 50,000 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इसका पोटेंशियल इस एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स भी नज़र आते हैं, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी नज़र आती हैं। तो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि इकोनॉमिकली एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। ये बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में बताया गया, ये देखो इतना कुछ होने के बावजूद भी आज के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। अब वो चैलेंजेस क्या क्या हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है? सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर यह है कि आज कहीं ना कहीं जो ये पूरा हिस्सा है वो इंडिया से आइसोलेट है, अलग है ना। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला तो जोग्राफिकल रीज़न ही है, क्योंकि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, एक पतली से पट्टी से वो कनेक्टेड है। तब कनेक्टिविटी आज के टाइम पर इतनी प्रॉपर है नहीं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन लिंक प्रॉपर है नहीं। तो पहला रीज़न तो यही आ जाता है कि वो एरिया आज के टाइम पर भारत से काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे दूसरा एक बहुत बड़ा इशू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो देखने को मिलता है वो हमेशा फ्लड का देखने को मिलता है। फ्लड के साथ साथ लैंड स्लाइड का देखने को मिलता है ना। भूस्खलन हो गया, उसके बाद में जो बाढ़ हो गई, ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े इवेंट्स क्रिएट कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा जून के समय में असम के अंदर जो बाढ़ आई थी, है ना। तो इस प्रकार की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है। तीसरी सबसे बड़ा जो चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो है लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं देखने को मिलेगा, जैसे रोड हो गया, वाटरवे, एनर्जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो बेसिकली इस चक्कर में भी आप देखोगे उस एरिया का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बैकवर्डनेस होने के पीछे का रीज़न जो है ना वो है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर अच्छे से नहीं बना हुआ है, ये एक आपको रीज़न देखने को मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कम देखने को मिल रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है नहीं, जिसकी वजह से जो रोड्स वगैरह है वो पूरी भीड़ भाड़ से भरी हुई रहती हैं। उसके बाद पावर फेलियर्स होता रहता है, पीने के पानी का शॉर्टेज होता रहता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम आती है स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है, दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो भी नहीं आता। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस वो है नहीं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट आए तो उस एरिया का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो काम भी नहीं हो पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अपने आप में आप देखोगे तो बॉर्डर में बहुत सारा डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। जितने भी स्टेट्स के नाम मैंने आपको बताए ना ऊपर, इनके आपस में बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आप देखोगे असम और मिज़ोरम में आप देखोगे बॉर्डर डिस्प्यूट है। असम के साथ में जितने भी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं सभी के साथ में बॉर्डर को लेकर कहीं ना कहीं विवाद है, जिसकी वजह से वहाँ पर अशांति बनी रहती है।
फिर उसके बाद में इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वहाँ पे विद्रोह देखने को मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हथियार उठा लेते हैं, वो चाहते हैं उस एरिया को अलग कर दिया जाए, हम लोग को एक अलग से एरिया दे दिया जाए। बोडोलैंड की मांग की गई, नागालैंड की मांग की जाती है। इस प्रकार से और भी एरियाज़ हैं वहाँ पे, छोटे छोटे एरियाज़ जिसकी अलग से मांग की जाती है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर एक इशू देखने को मिलता है। अब इतना कुछ होने के बाद में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सरकार ने कोई इनिशिएटिव वगैरह नहीं उठाए? जब इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है तो सरकार कुछ कर नहीं रही है क्या? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी भारतमाला परियोजना का स्टार्ट किया गया, ठीक है, उड़ान स्कीम का यहाँ पर चलाया गया है। उसके बाद में कनेक्टिविटी के मामले में कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट चलाया गया है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे आपको देखने को मिलेगा, यह हाईवे बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही जाता है। फिर टूरिज़्म के मामले में स्वदेशी दर्शन स्कीम चलाई गई है वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। फिर कुछ और जैसे यहाँ पे डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 देखने को मिलेगा, नेशनल बैम्बू मिशन देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, तो इनिशिएटिव्स के बारे में ज़रूर से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब चलो इसका आंसर आप देना, मेंस के पर्सपेक्टिव से आखिरकार क्या किया जा सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, भारत के साथ में और ज़्यादा कनेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या 3 कदम उठा सकते हैं। मतलब 3 स्टेप्स बताने, नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, जिसके भी 3 स्टेप बहुत अच्छे होंगे उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। आगे आते हैं ना, वो पहले आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे आर्टिकल्स हैं। तो आपको पता है एडिटोरियल जो है ना, ये आपको हिंदू के अलावा अलग अलग न्यूज़पेपर से भी पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं। तो उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अलग अलग न्यूज़पेपर से भी प्लस हिंदू के एडिटोरियल भी, दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करते हैं। तो आज कुछ एडिटोरियल हैं, जैसे सर्विकल कैंसर को लेकर डिस्कशन करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा गया है अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू। प्लस आज जो है एक तरीके से आज 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर को जो ओजोन डे है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ओजोन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत रिलेवेंट पॉइंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। फिर उसके बाद में 2 एडिटोरियल हमारे पास में हिंदू के हैं, ब्रेकफास्ट स्कीम को लेकर, और फिर एक और आर्टिकल है ऊपर एक ग्रुप को लेकर। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। बात की गई है सेडिशन लॉ के बारे में। सेडिशन लॉ आपको पता है, मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा रखा है ना, राजद्रोह देशद्रोह के बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ रखा है। तो सेडिशन लॉ बेसिकली एक ऐसा कानून है जो कि कॉलोनियल एरा से बिलोंग करता है, यानी अंग्रेज़ इस लॉ को लेकर आए थे और अंग्रेज़ इस लॉ को छोड़कर चले गए, अपने यहाँ से ख़त्म कर दिया, इंडिया में अभी भी ये लागू है। तो इस सेडिशन लॉ के अंदर एक अपडेट की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर कुछ डिटेल चेंजेस चाहिए। तो क्या हो सकते हैं वो, उस चीज़ को लेकर आपको डिस्कशन करना है। क्या जो यहाँ पर अपडेट है वो ज़रूरी है इसके अंदर या नहीं है, आप लोग खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखना विद एग्जांपल्स। लाइव एग्जांपल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं सेडिशन के। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश वाला मैंने आपको बताया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था, है ना। तो बहुत सारे केसेस मैंने बता रखे हैं, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रखा है। अभी 2 दिन हुआ है, सेडिशन के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखना है 250 शब्दों में, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको वो ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप के अंदर लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जाकर वहाँ पर जुड़ जाना और अपने आंसर्स को लिख कर भेजना। और भेजने के साथ साथ आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि कोशिश करना एटलीस्ट आप लोग सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करो। एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करते हैं वहाँ पे सभी लोग, तो आप लोग कोशिश करो कि 2-2 आंसर्स को रिव्यू कर लिया जाए। और रिव्यू करने के बाद में उस व्यक्ति को यहाँ पे उनकी अगर कोई गलती है तो उस चीज़ को बता सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लो। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर एंकरेज करना है आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ में अगर आपके पास में जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसमें कुछ और अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं किसी दूसरे का क्वेश्चन पढ़कर, उसका आंसर पढ़कर, तो वो तो और अच्छी बात है। तो आपको कुछ यूनिक पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसको अपने पास में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रुप आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये जो टॉपिक है ये हमेशा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है, सेडिशन लॉ हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इसके बारे में आंसर ज़रूर से लिखकर सबमिट करना। चलो फिर आते हैं आर्टिकल की तरफ।
नाउ पहला एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है और आपको पता होगा हेल्थ को लेकर भी हमेशा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस वाले एडिटोरियल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। अब किसने लिखा है, देखो ये रही ऑथर वो रत्ना देवी और साथ ही साथ में अंकित दाबरा। ये दो लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को लिखा है। अब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके नाम नहीं ध्यान रखना है, कभी भी नाम मत ध्यान रखना कि हाँ नाम याद रखने लगो, नाम रटने लगो कि हाँ किसने लिखा है, नाम कभी नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं हेल्थ के अंदर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। इन्होंने टॉपिक यहाँ पर क्या जो उठाया है, टॉपिक उठाया है हाउ टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सर्विकल कैंसर इन इंडिया। सर्विकल कैंसर जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये 3 बार न्यूज़ में आ चुका है, आप कह सकते हो चौथी बार फिर से न्यूज़ में आ चुका है, तो बहुत रेलिवेंट टॉपिक है ये। तो सर्विकल कैंसर क्या होता है समझेंगे। सर्विकल कैंसर का बर्डन भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, महिलाएं और पुरुष दोनों यहाँ पर इससे काफ़ी परेशान हैं, उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, खासकर महिलाओं के ऊपर। तो इस सर्विकल कैंसर को या फिर इसके बर्डन को हम भारत में कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया है। पहले हम लोग जानते हैं कि सर्विकल कैंसर आखिरकार होता क्या है। यहाँ पर आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देख पाओगे नीचे। सर्विकल कैंसर बेसिकली यहाँ पर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है वन पर्टिकुलर पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये एक ऐसा कैंसर है जो कि सर्विक्स के सेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना। सर्विक्स क्या है, जो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस है, ठीक है ना, यूट्रस का निचला हिस्सा जो कि डायरेक्टली वेजिना से कनेक्टेड है, तो वहीं पर आप देखोगे जो ये कैंसर है वो कैंसर बनता है, वो कैंसर अकर होता है, उसी को हम लोग सर्विकल कैंसर बोलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊं, उससे पहले एक और बात ये जान लेना कि जो कैंसर है सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है, मतलब कैंसर की फॉर्म में दूसरा सबसे खतरनाक कैंसर देखने को मिलेगा, और सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन वेमेन। महिलाओं के अंदर कैंसर की वजह से जो भी मृत्यु हो रही है, तो उसका कारण दूसरे नंबर पर आने वाला एक इम्पॉर्टेंट कारण ये सर्विकल कैंसर ही है। सर्विकल कैंसर से बहुत सारी महिलाएं आज के टाइम पर सफ़र कर रही हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा देखें, उस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया कि भारत के अंदर लगभग 1/3 ग्लोबल बर्डन मतलब दुनिया भर में जितने भी सर्विकल कैंसर को लेकर केसेस हैं, दुनिया भर के ऊपर जितना भी बर्डन है सर्विकल कैंसर का, उसका 1/5 बर्डन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर है। हम लोग देखते हैं हर साल 1.23 लाख के आसपास केसेस निकलते हैं, 67,000 के आसपास फर्टिलिटीज़ हो रही हैं, जान जा रही हैं इतनी महिलाओं की हर साल। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंता वाला एक विषय माना जाता है सर्विकल कैंसर का। जब आप लोग यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये है वेजाइनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको सर्विक्स देखने को मिलेगा। इसी सर्विक्स पर ये कैंसर के टिश्यूज़ हो चुके हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर सर्विकल कैंसर बोलते हैं। ये मेल के अंदर भी देखने को मिलता है, फीमेल के साथ साथ यहाँ पे जो पुरुष हैं उनके अंदर भी यहाँ पर एक कैंसर डेवलप हो जाता है। अब लौटते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर। पहली बात, ये जो सर्विकल कैंसर हो रहा है ये कौन से वायरस की वजह से हो रहा है, किस वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर ये है HPV। HPV का मतलब है ह्यूमन पपिलोमा वायरस। ह्यूमन पपिलोमा वायरस एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो इन्फेक्शन है ये अपने आप में इतना खतरनाक है कि हम लोग एक एस्टिमेटेड डेटा देखें तो साल 2018 के अंदर 5,70,000 यानी कि 5,70,000 के आसपास कुछ नए केसेस देखने को मिले थे 2018 में। सर्विकल कैंसर एक चौथा ऐसा मतलब बीमारी देखने को मिलेगी, या एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा इलनेस देखने को मिलेगा दुनिया के अंदर में जिसने वेमेन को परेशान कर रखा है। वेमेन के अगर हम लोग अकॉर्डिंग बात करें तो वेमेन का रिगार्डिंग बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पर आने वाला सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला एक डिजीज़, एक इलनेस कह सकते हो, ठीक है ना, यह है सर्विकल कैंसर। अब बताया ये जाता है कि अगर आप लोग एक डेटा देखो दुनिया भर में, तो दुनिया भर में लगभग 3,11,000 3,11,000 के आसपास डेथ होती है, मृत्यु होती है सर्विकल कैंसर की वजह से हर साल। और ये जो डेथ हो रही है ज़्यादातर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हो रही है, जहाँ पर इतनी अच्छी आय नहीं है लोगों की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये डेथ देखने को मिलती हैं। अब राइटर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लगभग 96,922 नए केसेस हम लोग को सर्विकल कैंसर के देखने को मिलते हैं हर साल। 2018 में भी अगर हम लोग बात करें तो देखने को मिला था, और हर साल इस प्रकार से हमें मतलब लाखों में केसेस देखने को मिलते हैं सर्विकल कैंसर के।
तो इंडिया के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेकंड मोस्ट कैंसर देखने को मिलता है वेमेन के अंदर। वेमेन को परेशान करने वाला जो कैंसर है उसमें दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर के अंदर आता है ये सर्विकल कैंसर। अब बोला ये जाता है कि देखो इस वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। कैसे? वैक्सीनेशन के माध्यम से। अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जाए, वैक्सीन प्रोवाइड करवाया जाए या प्रॉपर जो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएँ, तो हम लोग आराम से इस सर्विकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इसके बारे में और इसको वैक्सीन देकर इसको रोक सकते हैं। ये काम किया जा सकता है, लेकिन आप देखोगे कि ये काम आज के टाइम पर इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। उसके पीछे के कई सारे कारण है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो बोला गया, पहली बात, जो भी वैक्सीन देनी होती है, अगर कोई भी महिला सेक्सुअली एक्टिव, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे पहले यहाँ पर इस वैक्सीन को ले ले तो ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ना। अब देखो बात यहाँ पर एक ये आती है कि भले ही HPV वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सर्विकल कैंसर के स्क्रीनिंग प्रिवेंटिव टूल्स हमारे पास में हैं, यानी कि सर्विकल कैंसर की जांच पड़ताल करने वाले टूल्स भी हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास वैक्सीन भी है हमारे पास में। मतलब इस वायरस को रोकने के लिए, इस कैंसर को रोकने के लिए सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद आप देखोगे जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि इस वैक्सीन का कोई बेनिफिट होगा। भले लोगों के अंदर डर है कि यार वैक्सीन लगवाने से पता नहीं क्या ही होगा। तो इस चक्कर में लोगों के अंदर कोई जागरूकता नहीं है, इसके चक्कर में लोगों ने आगे इसको प्रमोट ही नहीं किया। लोग यहाँ पर इसके बारे में नॉलेजेबल, मतलब इसके बारे में लोगों के पास में जब नॉलेज नहीं है तो ये जो वैक्सीन है वो इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं। फिर उसके बाद में एक दिक्कत ये भी देखने को मिलती है कि कंट्रीज़ का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी होती है, जैसे भारत के अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हमारा टारगेट ये है कि हम लोग अपने पूरे कंट्री के लेवल पर क्या कर सकें, लोगों को वैक्सीन दे सकें, उनकी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें। तो जो आज के टाइम पर ये HPV वैक्सीन है ना, इसको हम लोगों ने नेशनल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी के अंदर भी कवर नहीं किया है। अगर इसके अंदर कवर हो जाए तो हम लोग का टारगेट ये होगा कि भैया ये वाली वैक्सीन भी लोगों को प्रोवाइड करवानी है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में अवेलेबल नहीं है। ये भी एक दिक्कत देखने को मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बोलता है कि भैया इसको हम लोग बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं 2-4 अच्छी स्ट्रेटजीज़ को लगाकर। जैसे एक स्ट्रेटजी 90-70-90 करके यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखी है, ये यहाँ पर इतनी काम की है नहीं। मतलब इनका कहना यह है कि पहले देखो क्या करना चाहिए, 90% गर्ल्स जो हैं, जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है ना, उनका मतलब 90-70-90 करके यहाँ पे बोला गया है कि जिन उम्र के हिसाब से जो 15 साल की हैं उनको पहले वैक्सीनेशन देना चाहिए। 15 साल की हैं तो उनको 90% गर्ल्स को वैक्सीनेशन दो। 35 ईयर की हैं तो यहाँ पर 70% वेमेन को वैक्सीनेशन दे दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपके लिए इतना रेलिवेंट यहाँ पर है नहीं। अभी मैं आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। इंडिया की बात करें तो इंडिया को अभी भी जो ये HPV वैक्सीनेशन है, यानी कि एक ऐसा वैक्सीनेशन जो कि सर्विकल कैंसर को रोकेगा, तो अभी भी यहाँ पर इसको हमें अपने नेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड करना बाकी है। अभी भी हम लोग नेशनल लेवल पर इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस इलनेस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, या फिर इसकी वैक्सीन को हम लोगों ने अभी भी नेशनल लेवल की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रोग्राम्स से उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिसके चक्कर में हालात इतने ख़राब हैं कि 60,000 से लेकर 67,000 के आसपास वेमेन की डेथ हो रही है हर साल इस सर्विकल कैंसर की वजह से। और मैंने आपको बता दिया, देखो ये जो सर्विकल कैंसर है ये मेल और फीमेल दोनों में ही आपको देखने को मिलता है। अब उसके बाद में राइटर बोलते हैं कि भैया प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों में जागरूकता बहुत कम है। लोगों में जागरूकता रहेगी, लोगों को इसके बारे में पता होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाएंगे, अपने परिवार में वैक्सीनेशन दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस ही बहुत कम है। तो पहला काम क्या करना होगा, पब्लिक अवेयरनेस को, इस जागरूकता को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, ताकि हम लोग इस कैंसर के बर्डन को कम कर सकें, इस एलिमिनेशन जो हमारा स्ट्रेटजी है इसको हम लोग अपना सकें। तो सर्विकल कैंसर को कम किया जा सकता है, पहला कदम पब्लिक अवेयरनेस। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो हमारे पास में वैक्सीन अवेलेबल है ही और स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है, मतलब देखना कि भैया कितने ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, आपका जो स्क्रीन प्रोग्राम है इसको रेगुलर इंटरवल पर करना है, यानी कि रेगुलरली बेसिस पर आपको ये बीमारी डिटेक्ट करती हुई चलनी है, स्क्रीनिंग करते हुए चलनी है, ये बीमारी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो रही है, कितनी ज़्यादा फैल रही है, इस चीज़ को यहाँ पर आपको ट्रैक करना है हमेशा।
और ट्रैक करने के बाद क्या करना होगा, ऑब्वियसली जब हमें पता चलेगा कि हाँ इन एरियाज़ के अंदर या यहाँ पर आपको बीमारी देखने को मिलेगी, तो इससे क्या किया जाएगा, इससे यहाँ पे हम लोग इन लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा सकेंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर उनको कवर कर सकेंगे। अब वैक्सीनेशन देने के बाद में क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जो वो बीमारी है वो बेसिकली ठीक होती हुई नज़र आएगी। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एक गुड स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर रेगुलर इंटरवल पर किया जाए, गुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहाँ पर चला दिया जाए, तो इससे सर्विकल कैंसर का ओवरऑल बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। इंडिया के अंदर बहुत सारी महिलाओं की जान बच पाएगी, बहुत सारे लोगों की जान बच पाएगी। और पहली बात, बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ और मिसकंसेप्शन है इस वैक्सीन को लेकर। उस वैक्सीन का मिथ और मिसकंसेप्शन को ख़त्म किया जाए। और वो कैसे ख़त्म किया जाएगा, आप लोगों के अंदर इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ। तो ये 3 कदम हम लोग उठा सकते हैं जिससे कि सर्विकल कैंसर के बर्डन को कम किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट यहाँ पर यह है कि रिसेंटली भी ये सर्विकल कैंसर न्यूज़ में था। अब रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था इसको समझते हैं। देखो रिसेंटली यहाँ पर इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी एक नई वैक्सीन को बना लिया गया है जिसका नाम है सर्वावैक। सर्वावैक एक ऐसी वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, जो कि बहुत सस्ते दाम में प्रोवाइड करवाई जाएगी और वो इस सर्विकल कैंसर को ठीक करेगी। सर्विकल कैंसर क्या होता है ये हमने समझा, इंडिया के ऊपर क्या बर्डन है वो हमने समझा। अभी जो नई वैक्सीन आ रही है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। ये वैक्सीन क्या करेगी, ये बेसिकली यहाँ पर वायरस लाइक पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड वैक्सीन है। जैसा हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन है ना, वैसे यहाँ पर आपको ये वाली वैक्सीनेशन भी देखने को मिलता है। ये वैक्सीनेशन क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो ये एक तरीके से HPV वायरस है ना, इस वायरस को टैकल करने के लिए एंटीबॉडीज़ आएंगी बॉडी के अंदर में, और वो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर इस कैंसर के प्रति क्या करेंगे, जो महिलाएं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगी। देखो करेंट टाइम पर भी हमारे पास में इस वैक्सीन का जो अवेलेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। यानी सर्विकल कैंसर को लेकर हमारे पास में 2 वैक्सीन्स देखने को मिलती हैं। जैसे एक है गार्डासिल फ्रॉम मर्क और दूसरी है सर्वैरिक्स फ्रॉम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो यहाँ पे अलग अलग 2 वैक्सीन्स हैं, लेकिन इन दोनों का दाम बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सर्वावैक को बनाया गया है ताकि सर्वावैक बहुत सस्ते दाम में प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेशनल लेवल पर हम लोग सभी लोगों को ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल चुकी है। एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से घोल के पी लेना, जो नाम वगैरह हैं वो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जो अगला एडिटोरियल है वो आपको डाउन टू अर्थ का देखने को मिलेगा। अगले एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल जोन्स ओजोन्स के बारे में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज 16 सितंबर है। 16 सितंबर में इसलिए आर्टिकल को लिखा गया है क्योंकि 16 सितंबर में हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे को ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक माना जाता है। ये रिसेंटली भी न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था इसको भी समझेंगे। तो मतलब ये टॉपिक भी ऐसा है जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ कितनी ज़्यादा इसकी रेलिवेंसी देखने को मिलती है। ये टॉपिक इतना रेलिवेंट है कि यूपीएससी इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना। चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर यहाँ पर ओजोन लेयर है क्या, इसके बारे में क्या बातें जानना ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट देखो, ओजोन लेयर की जब हम लोग बात करते हैं तो ओजोन का मतलब यहाँ पर है स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एक केमिकल फार्मूला के साथ में, जिसको हम O3 बोलते हैं। देखो एक तो होती है ऑक्सीजन जिसको हम लोग ले रहे हैं, है ना, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जो हमें ज़िंदा रख रही है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन, वो तो आपको O2 देखने को मिलती है। लेकिन जब बात करते हैं ओजोन की तो बेसिकली वो O3 है, एक स्पेशल फॉर्म है ऑक्सीजन का जिसमें केमिकल फार्मूला O3 आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया ओजोन क्या है। अब ओजोन की अगर हम लोग बात करें कहाँ पर पाई जाती है, क्या है आखिरकार ये, देखो जो ये ओजोन है ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारा पर्यावरण है एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपरी हिस्से पर आपको ये देखने को मिलती है। लगभग कितनी दूर, तो पृथ्वी से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जो रीजन है, अगर हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं 10 से 40 किलोमीटर ऊपर पहुँचेंगे तो वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर भी कहलाता है। जो हमारी लेयर्स ऑफ द अर्थ होती हैं ना, उसमें एक स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर भी आता है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर वाला रीजन है, वहीं पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब जो ये ओजोन लेयर आपको देखने को मिल रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए तो इंसान ख़त्म हो जाए, कैसे आगे समझते हैं। अब क्लासिफिकेशन बात करते हैं। पहली बात देखो, जब ओजोन होता है ना तो ओजोन के भी 2 प्रकार हैं, एक है गुड ओजोन लेयर और एक है बैड ओजोन। गुड ओजोन की बात करते हैं तो ये नेचुरली यानी प्रकृति के तौर पर ही
अपने आप में अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। यानी अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर कौन सा वाला एरिया? स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो वहाँ पर आपको ये ओजोन प्रेजेंट देखने को मिलेगा नेचुरली। अब करता क्या है ये, इसका काम क्या है? काम यहाँ पर यह है कि ये हम लोगों को सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज के नाम से जानते हैं, उन रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना। फिर से बताता हूँ, सन की बहुत कुछ हार्मफुल रेज आपको देखने को मिलती हैं जो कि यूवी रेज कहलाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज कहलाती हैं। उस रेज से प्रोटेक्शन देता है ये ओजोन लेयर। क्लियर बात हो गई। तो गुड ओजोन का काम क्या है मैंने आपको बता दिया, जो सन की हार्मफुल रेज है उससे हम लोगों को बचाना। लेकिन करंट टाइम पर क्या हो रहा है कि जो ये गुड ओजोन है ना, ये लगातार डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, लगातार कम होता चले जा रहा है, वो लेयर फटता चले जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है इंसान। बहुत सारे मैन मेड केमिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, इंसान के बनाए हुए केमिकल्स, जैसे जिसको हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। यानी एक ऐसे केमिकल जो कि ओजोन को लगातार उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। वो कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखना ये नाम। क्यों नाम ध्यान रखना है? अगर हो सकता है कि प्रीलिम्स के अंदर ये नाम दे दी जाए और पूछा जाए ये क्या है, फिर ऑप्शन में आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी लिखा हुआ मिले, तो इस वजह से ध्यान रखना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो बेसिकली ये सब क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मैन मेड हैं, इंसान ने बनाए। इन केमिकल्स की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो नेचुरली ओजोन लेयर प्रेजेंट है, वो ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। आगे आते हैं। ये तो हमने बात की है अभी गुड ओजोन की, जो कि अच्छी ओजोन है, इंसान को बचा रही है। दूसरे प्रकार की होती है बैड ओजोन। अब ये जो बैड ओजोन है, ये अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, यानी ग्राउंड लेवल के पास में। ठीक है ना। जो गुड ओजोन लेयर है वो नेचुरली मिलता है। कहाँ पे प्रेजेंट है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में, अर्थ से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये बैड ओजोन लेयर होती है वो अर्थ पर नीचे ग्राउंड लेवल पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। और ये जो बैड ओजोन लेयर है, ये गंदा नाम ही है, और ये बनती कैसे? ये बनता ही पोल्यूशन से है, इस वजह से नाम ही यहाँ पर बैड है। ये ओजोन बनती कैसे? पोल्यूटेंट से। कुछ ऐसा पोल्यूशन, प्रदूषण जो कि कारों से निकल रहा है, पावर प्लांट से निकल रहा है, इंडस्ट्रियल बॉयलर से निकल रहा है, रिफाइनरी से निकल रहा है, केमिकल प्लांट से निकल रहा है, कुछ और दूसरे यहाँ पर चीज़ें हो गई, वहाँ से निकल रहा है। और ये जो पूरा का पूरा पोल्यूशन है, ये क्या करता है? ये यहाँ पर सन की लाइट में एक तरीके से रिएक्ट कर जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हार्मफुल ओजोन या फिर बैड ओजोन। और ये जो सरफेस लेवल का ओजोन है ना, ये जो बैड ओजोन है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब खतरनाक क्या होता है इसको समझते हैं। अब पहली बात आपको यहाँ पे जानना यह है, ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब क्या होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि केमिकल की वजह से जो ओजोन लेयर है वो हमारी लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है। ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन होना, वो बेसिकली ओजोन लेयर डिप्लीशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन हो कैसे रहा है, उसके पीछे का रीज़न है ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी कुछ ऐसे केमिकल जो कि मैन मेड केमिकल्स हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। और वो केमिकल्स के नाम मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताए, वो नाम अगेन वो वापस से प्रेजेंट है। अब इन केमिकल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है? जैसे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हो गया, फोमिंग एजेंट की तरह, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इंसान को कोई दिक्कत वगैरह है क्या? देखो, इंसान के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, दोनों के ऊपर बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो। जैसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम लोग ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो इससे क्या होगा, ओजोन लेयर, अगर गुड ओजोन लेयर ख़त्म हो जाता है तो सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली नीचे आएंगी, यानी जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो डायरेक्टली पड़ेंगी। और अल्ट्रा वायलेट रेज़ जब अर्थ के सरफेस तक पहुँचेंगी तो इंसानों तक पहुँचेंगी, और इंसान के ऊपर अगर अर्थ की अल्ट्रा वायलेट रेज़ डायरेक्ट पड़ती रहें तो इससे स्किन कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, स्किन कैंसर होने लगता है, प्लस आपकी आंखों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आंखें ख़राब हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है। अभी तभी आपने चश्मा देखा होगा कि यूवी रेस प्रोटेक्टेड है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस से भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, है ना।
तो बेसिकली इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए इम्पैक्टफुल है, साथ साथ में प्लांट्स के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। प्लांट्स का जो ग्रोथ का प्रोसेस है ना, वो ग्रोथ का प्रोसेस ही पूरी तरह से रुक जाता है इस अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, इन रेडिएशंस की वजह से। तो ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी खतरनाक है, और इसका इम्पैक्ट न केवल ह्यूमन हेल्थ एनवायरमेंट, साथ ही साथ जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है या इस समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर ही पड़ता है। समुद्र के अंदर पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन का यहाँ पर मतलब खा खा के जो जानवर है वो जीवित हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा फूड वेब चलता रहता है। तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड वेब के अंदर, एक फाउंडेशन है, यानी कि ये इसको खा खा के बाकी सारे जानवर यहाँ पर जीवित हैं, आप कह सकते हो। अब जब बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन की प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो ये आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन समुद्र के अंदर एक सफिशेंट सनलाइट का सपोर्ट मिलता है ना, तभी ये ग्रो करते हैं। लेकिन अगर वो सनलाइट यूवी रेडिएशन वाली होगी, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेस पड़ेंगी, तो इससे क्या होगा, इससे फाइटोप्लैंक्टन मर जाएंगे। तो इससे डायरेक्टली हमारा पूरा का पूरा जो मैरीन इकोसिस्टम है वो सफ़र करता हुआ नज़र आएगा। क्लियर हो गई बात, ये बात ज़रूर से ध्यान रखना। अब उसके बाद यहाँ पर बात आती है क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। अगर इतनी बड़ी वाकई में प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई इनिशिएटिव तो उठाए होंगे, है ना। क्या क्या इनिशिएटिव्स है जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने का काम करते हैं। देखो जो इनिशिएटिव्स हैं ना, वो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेंगे, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग अग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस देखने को मिलेंगे जिसको भारत ने साइन किया है। इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और मैं अभी आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनना है आपको। पहला कन्वेंशन है वो है वीना कन्वेंशन। 1985 में वीना कन्वेंशन यहाँ पर लाया गया था। इस वीना कन्वेंशन के अंदर क्या किया गया था, इसने यहाँ पर एक अग्रीमेंट ये हुआ, कंट्रीज़ आई, कंट्री ने अग्रीमेंट ये किया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, ओजोन लेयर को डैमेज होने से रोकेंगे। और इंडिया वीना कन्वेंशन का हिस्सा है, इंडिया वीना कन्वेंशन का पार्ट है, ठीक है ना। हम लोग भी यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम लोग हिस्सा बने थे 18 मार्च 1991 में। फिर इसी प्रकार से ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए वीना कन्वेंशन के बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपने काफ़ी बार सुना होगा, एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शंकर आयस की बुक उठाना, बुक के पीछे जाओगे ना, तो वहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये वीना कन्वेंशन, ये सब कुछ डिटेलिंग में दी गई है, तो ये पढ़कर ही जाना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1987 का ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलता है, इसका काम भी यही है कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है, उसको डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंस हैं उसको कंट्रोल करना। और सब्सटेंस कौन कौन से मैंने आपको बताया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो कि हमारे ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भैया उसका कंजम्पशन वगैरह रोक कर चलो। और इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी हिस्सा है, उसका भी पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में इंडिया ने बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह दे रखे हैं हाइड्रोकार्बन्स को लेकर कि भैया देखो इसका प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर ये एक लेवल से ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ओजोन लेयर्स को डैमेज करता हुआ नज़र आएगा। ये बात ज़रूर से ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, और वो है बेसिकली यूपीएससी का क्वेश्चन। ये टॉपिक इतना शानदार था कि यूपीएससी ने 2015 में इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेसिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इन सभी कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल में से कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के यूज़ के ऊपर कंट्रोल लगाता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के यूज़ के ऊपर रोक लगाता है। पहला है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल, चौथा नगोया प्रोटोकॉल। अब फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कोई भी आंसर इसका नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। तो नहीं दे पा रहे हो तो पढ़ाई छोड़ देना, मतलब इतना तो बहुत आसान हो गया है। ये आराम से आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी लोगों को देना ही देना है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तमिलनाडु का नया ब्रेकफास्ट स्कीम स्कूल्स में लॉन्च किया गया है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब ने थर्सडे में यानी कल के दिन क्या किया, मदुराई कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर इन्होंने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है। और ये जो स्कीम है ये कौन से बच्चों के लिए है, क्लास 1 से लेकर 5 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को, ब्रेकफास्ट स्कीम को लेकर आया गया है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है। अब इस स्कीम का मेजर पर्पज़ क्या है, देखो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि भैया दिक्कत यह है कि इसके अंदर ब्रेकफास्ट स्कीम में एक न्यूट्रिशियस खाना दिया जाएगा, एक अच्छा पोषण भरपूर खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा,
ताकि बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है, प्लस और बहुत सारी आपको इशू देखने को मिलेंगे जो कि अच्छा खाना ना मिलने की वजह से हो रहे हैं, उस चीज़ को रोका जा सकेगा। जैसे एनीमिया, ये वर्ड अपने आप में बहुत रेलिवेंट है, ध्यान रखना, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। एनीमिया एक सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। आज के टाइम पर भारत में हर दूसरी वेमेन एनीमिया से सफ़र कर रही है। तो एनीमिया एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है और तमिलनाडु के अंदर स्पेशली एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली वेमेन और बच्चों में। तो यहाँ पर अगर बच्चों को शुरू से ही एक अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अच्छी तरीके से उनको पोषण भरपूर खाना मिलेगा, तो ये एनीमिया वाली कंडीशन आगे डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये भी बेसिकली ये बात यहाँ पर इसमें सोची गई है, क्योंकि करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, वो एनीमिया वाली कंडीशन कहलाती है। तो ये ब्रेकफास्ट स्कीम के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया कि वो न्यूट्रिशियस भरपूर यहाँ पर ब्रेकफास्ट इनको प्रोवाइड करवाया जाए। करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें एज ऑफ नाउ, तो लगभग 46.7 लाख बेनिफिशरीज आपको देखने को मिल जाते हैं ओवर 43,190 न्यूट्रिशियस मील सेंटर्स के ऊपर है। यानी कुछ हज़ारों न्यूट्रिशन मील सेंटर है, उसमें से बहुत सारे बेनिफिशरीज है जो कि यहाँ पर इन बेनिफिट्स को ले रहे हैं। लेकिन करेंट टाइम पर ये जो स्कीम है इसका अपने आप में एक बहुत रेलिवेंट रोल होने वाला है। इसके लिए सरकार ने बोला है कि हम लोग कुछ करोड़ों में पैसा खर्चने वाले हैं। वो बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है, कितना खर्च जाएगा कितना नहीं खर्च जाएगा, बस खाली ध्यान रखना ब्रेकफास्ट स्कीम कौन से राज्य ने लॉन्च करी, तमिलनाडु ने लॉन्च करी है। पर्पस क्या है, क्लास 1 से लेकर 5th तक के बच्चों को कुछ अच्छा खाना प्रोवाइड करवाना। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर यह है एनीमिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उस एनीमिया को स्पेसिफिकली एनीमिया की ही चर्चा की गई है, तो एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया है। क्लियर बात हो गई। अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आए हैं एनीमिया के। एनीमिया के केसेस के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर 57% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है एनीमिया के मामले में। दैट इज़ वाई यहाँ पर तमिलनाडु इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर बात हो गई, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार ये एनीमिया है क्या। देखो, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स का नंबर है ना, वो बेसिकली बहुत कम हो जाता है, और यही खून क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है बॉडी के अंदर। तो इस खून की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इनसफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर डेवलप होने लगती हैं। तो एनीमिया के कई सारे कारण देखने को मिल सकते हैं। कई सारे कारण में पहला आता है विटामिन B12 की कमी होना, फोलेट की कमी होना, विटामिन A की कमी होना, है ना, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, या और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो गए, इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से एनीमिया जो है ना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। प्लस एनीमिया के चक्कर में लोगों के अंदर थकान, वीकनेस, डिजीनेस, हमेशा नींद आना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती रहती हैं। और एनीमिया में एक खतरनाक चीज़ यह है कि जो आज के टाइम पर प्रेग्नेंट वेमेन और बच्चे हैं ना, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल कैटेगरी में है। यानी कि जो प्रेग्नेंट और एक तरीके से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर एनीमिया वाली सिचुएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो वेमेन है इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, अगर इनका जो ब्लड का लेवल है, जो हेमोग्लोबिन लेवल है इनका, अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो वो बेसिकली क्या कंडीशन कहलाएगी, वो कंडीशन यहाँ पर एनीमिया की कहलाएगी। और अगर बच्चों की बात करें, मान लो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है और इनके अंदर जो ब्लड का लेवल, हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अगर 11.0 ग्राम डेसीलीटर से कम होता है तो बेसिकली वो भी यहाँ पर एनीमिया वाली कंडीशन कहलाएगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, विमेन के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर, बच्चों के अंदर 11 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से यहाँ पर ये डेटा रखा गया है। अगर इससे कम हेमोग्लोबिन बॉडी के अंदर में तो यहाँ पर उसके अंदर एनीमिया है, ठीक है ना, एनीमिया यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब एनीमिया को टैकल करने के लिए, एनीमिया से निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स स्टार्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर इनिशिएटिव देखने को मिलता है एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत को लॉन्च किया गया था साल 2018 में। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग एनीमिया को कम कर सकें, है ना, जो प्रेग्नेंट वेमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके अंदर एनीमिया को थोड़ा जल्दी से कम किया जाए।
फिर उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। मैंने आपको बताया एनीमिया के अंदर आयरन की कमी देखने को मिलती है, फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिलती है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत क्या किया जा रहा था, ये आयरन फॉलिक एसिड का जो टैबलेट है, इसका सप्लीमेंट है, वो यहाँ पर इन लोगों को दिया जा रहा था ताकि इस कमी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जिसके बारे में आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल बात करता है द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडियाज़ बैलेंसिंग एक्ट के बारे में। चलो समझते हैं इसको, इसमें क्या है मुद्दा पूरा का पूरा। देखो पहली बात तो आपको समझना होगा ये आर्टिकल आखिरकार लिखा क्यों गया है। तो अभी रशिया ने होस्ट किया है 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को। ध्यान रखना क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसका 7वां समिट था जो कि हुआ है व्लादिवोस्तोक वाले एरिया में। रशिया का ही अंदर यहाँ पर एक एरिया है व्लादिवोस्तोक, वहाँ पर ये समिट होता है। ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा फोरम मंच बैठता है 5 सितंबर से 8 सितंबर तक। तो ये 4 दिन का पूरा पूरा मंच, ये प्लेटफॉर्म बैठा था। यहाँ पर आप कह सकते हो बिज़नेस को लेकर डिस्कशन किया गया है। तो पिछले 4 दिन पहले ये न्यूज़ में था, दैट इज़ वाई आज यहाँ पर इसके ऊपर एक एडिटोरियल लिखा गया है। तो पहली चीज़ तो हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या। चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल सितंबर में, साल 2021 की बात कर रहा हूँ, पिछले साल सितंबर में इसका 6ठा जो एक तरीके से मीटिंग है वो बैठी थी। लेकिन अब यहाँ पर ये 7वीं मीटिंग है। 7वीं मीटिंग को रशिया ने होस्ट किया था। ध्यान रखना ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ना, इसको एस्टेब्लिश ही किया गया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के थ्रू। 2015 में इसको बनाया गया था। और ये जो मीटिंग होती है, ये फोरम जो बैठता है, मंच बैठता है, यह हर साल आपको रशिया के शहर व्लादिवोस्तोक में ही देखने को मिलता है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि हम लोग बिजनेस के बारे में चर्चा कर सकें, टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर सकें। रशिया बेसिकली कुछ और कंट्रीज़ के साथ में चर्चा कर सके इस पर्टिकुलर फोरम में, ये यहाँ पर इसका टारगेट रहता है। अब इस फोरम में है कौन कौन, देखो यहाँ पर इस बिज़नेस प्रोग्राम के अंदर ना आपको बहुत सारे पार्टनर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे एशिया पैसिफिक रीजन हो गया, एशिया पैसिफिक रीजन यानी कि एशिया वाला रीजन हो गया और जब पैसिफिक वाला रीजन हो गया, इसको मिलाकर बोला जा रहा है, जहाँ पर चाइना भी है प्लस और भी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, आसियान कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, वो सब यहाँ पर इसके अंदर पार्टनर कंट्रीज़ हैं। तो रशिया के साथ में मिलकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। किस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, बिज़नेस के बारे में चर्चा करते हैं। बिज़नेस कैसे यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए उसके बारे में चर्चा की जाती है इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये आपको समझ में आ गया कि हाँ भैया 7वां फोरम बैठा था, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई थी। अब हुआ क्या 7वें फोरम में, इसको समझते हैं। इस साल का जो ये फोरम था ना, इसका मकसद यहाँ पर यह था कि रशिया अपनी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सके दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि रशिया के हालात आज के टाइम पर इतने अच्छे देखने को नहीं मिले इस वॉर के बाद में। इस वॉर के बाद में रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे उसी कारण की वजह से। अब बोला यह जाता है कि इस साल का जो ये फोरम था, इसका मकसद ये था कि भैया चाइना जो है ना एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। चाइना आज के टाइम पर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है पूरे के पूरे रीजन में, और चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन देता है इस पर्टिकुलर फोरम में। अब यहाँ पर ये जो फोरम है ना, ये जब आप लोग देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अब की बार चर्चा की गई है। अब की बार किस किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है उसको लेकर चर्चा की गई है। प्लस यहाँ पर इन्होंने फोकस किया है कि एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, टूरिज़्म, उसके बाद में डायमंड इंडस्ट्री और आर्कटिक रीजन, ये कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर डिटेल से चर्चा की गई। इन टॉपिक्स में कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। अब पता है भारत के लिए एक प्रॉब्लम भी है। भारत क्या कर रहा है कि आज के टाइम पर ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का भी हिस्सा है, दूसरा IPEF ग्रुप का भी हम लोग हिस्सा हैं। IPEF ग्रुप कौन सा है, वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलता है ना, इस पर्टिकुलर ग्रुप को कौन लीड कर रहा है, अमेरिका, USA लीड कर रहा है। इस वाले ग्रुप को कौन लीड कर रहा है, रशिया लीड कर रहा है। और आप देखोगे इधर रशिया और अमेरिका दोनों में ही विवाद बने हुए हैं, दोनों के रिलेशंस बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर हैं करेंट टाइम पर, है ना। तो दोनों ही ग्रुप को मेंटेन करना भारत के लिए टिपिकल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब की बार इन्वेस्टमेंट की बात जब आती है तो चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, साथ ही साथ में जापान भी यहाँ पर
इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर की तरह देखने को मिला है। साल 2017 की अगर हम लोग बात करें तो जापान का जो इन्वेस्टमेंट है, जापान का इन्वेस्टमेंट लगभग 21 प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया था। $16 बिलियन का यहाँ पर जापान का इन्वेस्टमेंट आया था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जापान बेसिकली मांग ये भी करता है कि जो रशिया का जो ऑयल वगैरह है, गैस रिसोर्सेज है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है बहुत लंबे समय से, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जापान के अंदर जापान का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बोला गया है, इंडिया की बात करें तो साल 2019 में, ध्यान रखना, साल 2019 में भारत ने लगभग $1 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है फॉर द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो अनाउंस किया था। ये जो इकोनॉमिक फोरम आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें भारत का एम है कि हम लोग भी अपना जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है रशिया के साथ में वो मेंटेन करें, है ना। रशिया के साथ में इन्वेस्टमेंट करें, रशिया हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट करें, हम रशिया के साथ में इन्वेस्टमेंट करें अलग अलग चीज़ों को लेकर। तो हमने रशिया के साथ में अग्रीमेंट कर रखे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर और डायमंड को लेकर। 2019 में हम लोग लगातार काम कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ये EEF है, जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसका एम क्या है। देखो, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना रशिया के अंदर, वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए। रशिया की टेरिटरी के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए। ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको देखने को मिलता है, ये बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे रशिया की टेरिटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज, फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, डायमंड, कुछ और भी मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पर लोग जो है रशिया के साथ में ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रशिया का जो रीजन है ना वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में आपको भरे हुए देखने को मिलेंगे, जो कि दूसरे कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, वो यहाँ पर बात रखी जाती है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में बताया गया कि देखो इससे जो रिलेशंस है वो भी यहाँ पर एस्टेब्लिश होते हुए नजर आएंगे। बाकी लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया, जो कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है, क्या जो इंडिया दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखेगा, क्योंकि इंडिया IPF का भी पार्ट है, साथ ही साथ में इसका भी पार्ट है। तो दोनों के बीच में कैसे हम लोग एक बैलेंस बनाकर रखेंगे, तो वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है स्टार्टिंग में कि हाँ, दोनों चीज़ों को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पर भी हिस्सा हैं और हम लोग यहाँ पर भी हिस्सा हैं। ठीक है ना, इंडिया दोनों को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो ये IPF ग्रुप है, इसके जो 4 पर्टिकुलर जो पिलर्स हैं, उन पिलर्स में से 3 पिलर्स को हम लोगों ने ज्वाइन किया। एक पिलर को हम लोग ट्रेड वाले पिलर को भी ज्वाइन करने से मना किया है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो ये रशिया का इनिशिएटिव है, ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसको भी हम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रुके नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर इसको मेंटेन करके चल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो कौन कौन से नंबर ऑफ़ एग्रीमेंट साइन हुए हैं इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, तो वो एग्रीमेंट आपको यही देखने को मिल जाते हैं। ये सारे एग्रीमेंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो बेसिकली सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहा है, रशियन फार ईस्ट वाले रीजन में। रशिया का बेसिकली जब आप लोग मैप देखोगे ना तो थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में जाओगे और पूरा तरह से ईस्टर्न साइड में आपको ये देखने को मिल जाता है। यही पर्टिकुलर रीजन है जो पूरी तरह से ईस्टर्न साइड देखने को मिलेगा। बीच में यकुतिया आता है, आपको पता होगा ओकोत्सव आता है, बहुत से एरियाज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है ये सारा का सारा, ध्यान रखना, रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में, यानी रशिया के मैप में बिल्कुल ईस्टर्न साइड में चले जाओगे, बिल्कुल ईस्टर्न साइड में उसी पर्टिकुलर रीजन में ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्लियर हो गई बात। चलो, ये एडिटोरियल भी आपको क्लियर हो गया है। अब फटाफट हम लोग अपने आज के वोकैबलरीज़ को देखते हैं, आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स क्या क्या है। सबसे पहला वोकैब आपको देखने को मिलेगा हुब्रिस। हुब्रिस मतलब क्या है, अभिमान करना या घमंड करना। इंग्लिश में बोले तो एक्सेसिव प्राइड या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा देखने को मिलेगा फ्लॉट। फ्लॉट मतलब रॉन्ग, गलत या फॉल्टी कह सकते हो, दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण कह सकते हो। तीसरा है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब यहाँ पर निम्न या फिर रैंक के अंदर बिल्कुल लोअर होना, स्टेटस बिल्कुल लोअर होना या क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन होना, उसको हम लोग इन्फीरियर बोलते हैं। कहते नहीं इन्फीरियर क्वालिटी का है ना, या इसका इन्फीरियर स्टेटस है। तो बेसिकली इन्फीरियर क्या है, बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड होना। फिर उसके बाद में स्टालवर्ड आपको देखने को मिलेगा। स्टालवर्ड मतलब दिग्गजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक लॉयल पर्सन, रिलायबल पर्सन जिसके ऊपर विश्वास कर सकें, एक हार्ड वर्किंग सपोर्टर कह सकते हो।
फिर आती है बात ऑस्टेंसिबली की। ऑस्टेंसिबली का मतलब है प्रकट रूप से या फिर अपरेंटली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स है जिसका आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये सारी बातें हो गई हैं। बाकी मैं आप लोग को एक बार विजिट करवा देता हूँ न्यूज़पेपर को, आगे के मतलब आर्टिकल्स दिखा देता हूँ। देखो, वर्ल्ड सेक्शन में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। जो मीटिंग है, अभी मीटिंग होने दो एससीओ की, उसके बाद बात की जाएगी, या अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग निपटेगी तो उसके बाद एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। बाकी आज का इकोनॉमी का पेज देखोगे तो इकोनॉमी के पेज पे भी इकलौता सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया को लेकर जो इंडिया की ग्रोथ है वो कट डाउन कर दी गई है। फिच ने यहाँ पर साल 2023 के अंदर भारत की ग्रोथ को कट डाउन कर दिया है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, ध्यान रखना, ये हमेशा बदलता रहता है, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आप इसके ऊपर जोर दो। बाकी ये हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स से आर्टिकल्स थे वो सब हमने कवर कर ही लिए हैं डिटेल में। इनफ इन्फॉर्मेशंस मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग, ठीक है ना। बाकी आपको पता होगा एक हमारा आर्टिकल रह जा रहा है विंडफॉल टैक्स वाला, जिसको हम परसों डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि संडे में हमारे पास में आर्टिकल्स कम आते हैं तो संडे में विंडफॉल टैक्स का डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कोई भी। अब इसी के साथ में हम लोग अपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये आखिरकार किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये दोनों रिपोर्ट रिलेटेड हैं वेस्टर्न घाट से, या फिर आप कह सकते हो वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो आंसर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको पहले इन रिपोर्ट्स के बारे में पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। चलो, इसी के साथ में करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।